तो एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि हमें हौसला मिले और हम आपसे साथ नई नई जानकारियों के साथ आते रहें। तो इससे पहले पुरानी वीडियो में या पिछली वीडियो में मैंने आपको जलियांवाला बाग कांड के बारे में बताया है। अब मैं चल रहा हूँ खिलाफत और असहयोग आंदोलन की तरफ को। इस वीडियो में आपको खिलाफत, असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, इन तीनों को जोड़ते हुए आपसे डिस्कशन करूंगा। आपको जानकारी होगी गांधी जी सन 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए। उसके बाद उन्होंने एकदम से राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। उनके जो शुरुआती आंदोलन थे, चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा किसान सत्याग्रह, तो एक तो गांधी जी की जो दक्षिण अफ्रीका में सफलताएं थी उससे ही वो भारत में पॉपुलर थे। इसके अलावा बाद में फिर धीरे धीरे दो तीन प्रोटेस्ट जो उन्होंने किए भारतीयों के फेवर में, उससे भी उन्हें प्रतिष्ठा मिली। आपको ये भी जानकारी है कि 1916 में गांधी जी पहली बार कांग्रेस के लखनऊ सेशन में शामिल हुए थे। अच्छा, ये 1915, 16, 17 का ये जो समय था, ये ऐसा समय था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के नज़दीक आने लगे थे। आपको पता है 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, अंग्रेज़ों ने मुस्लिम लीग बनवाई थी। तो अंग्रेज़ों का पूरा जो मकसद था वो ये था कि कांग्रेस का जो उभार था उसको बैलेंस करना था, या कांग्रेस को बैलेंस करने के लिए उन्होंने मुस्लिमों का एक गुट तैयार करना शुरू कर दिया था। लेकिन मात्र 8 साल बाद ही सन 1914 में मुस्लिम लीग ने अपने सेशन में स्वराज का प्रस्ताव पास कर दिया, या अंग्रेज़ों से स्वराज की मांग करनी शुरू कर दी। तो अब देखें ना, कांग्रेस का मकसद भी स्वराज और मुस्लिम लीग का मकसद भी स्वराज ही है। तो ऐसे में दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। इसी समय मैंने पिछले वीडियो में, पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बाल गंगाधर तिलक जब जेल से छूट करके आए 1916 में, 1915 या 1916 में जेल से छूट के आए, तो उनका प्रयास भी यही था कि कांग्रेस का जो उदारवादी उग्रवादी धड़ा है उसमें एकता हो जाए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी एकता हो जाए। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, इनका भी प्रयास यही था कि कांग्रेस का जो उदारवादी उग्रवादी धड़ा है उसमें और कांग्रेस का जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है उसमें, उन दोनों में एकता हो जाए, ताकि स्वराज की प्राप्ति आसान हो जाए। हम आपस में न लड़ें बल्कि हमारा जो साझा दुश्मन है अंग्रेज, उससे हम लड़ें। तो अब उसके बाद 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक साथ बैठक हुई। उसमें लखनऊ में जो समझौता हुआ से लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता गया। 1917 का जो दौर था, 1917-18 का जो दौर था, भारत में रॉलेट एक्ट के खिलाफ हवा बननी शुरू हो गई। 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन भी शुरू हो गया। गांधी जी ने ये मूवमेंट या ये आंदोलन शुरू कर दिया था। अब 1919 का जो समय था, ये वो समय था जबकि कांग्रेस में उदारवादी धड़ा पूरी तरह समाप्त हो चुका था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बहुत सारे नकारात्मक परिणाम रहे, लेकिन उसका एक सकारात्मक परिणाम सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि भारतीयों को पता चल गया कि अंग्रेज हमारे किसी भी तरह से हितैषी नहीं है। येन केन प्रकरण एट एनी हाउ, उनका मकसद केवल यहीं टिके रहना है, और यहाँ टिके रहने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में देख चुके थे। तो इस हत्याकांड के बाद जो बचे खुचे उदारवादी थे वो भी समाप्त हो गए, या मुस्लिम लीग जैसा संगठन जो अभी भी वफादारी कर रहा था अंग्रेज़ों की फेवर में वफादारी कर रहा था, वो भी अंग्रेज़ों से दूर होने लगा। अब इसी मौके का या इसी अवसर का फ़ायदा कांग्रेस ने और गांधी जी ने उठाया। अच्छा, इसी समय क्या हुआ, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था। इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंग्लैंड जो था तुर्की के खिलाफ था। तुर्की, जिसका नया नाम क्या हो गया, तुर्की है। अच्छा, आपने सुना होगा खलीफा, एक शब्द आता है खलीफा। मुस्लिमों में खलीफा शब्द जो है वो उनके सर्वोच्च धर्मगुरु को बताता है, लेकिन मेडिवल एज में मुस्लिमों में जो सर्वोच्च धर्मगुरु होता था वही राजा भी होता था। तो खलीफा जो होता था एक ही व्यक्ति था, वो मुस्लिमों का सबसे बड़ा धर्मगुरु भी होता था और उनका राजा भी होता था। तो संसार भर में जहाँ पर भी मुस्लिम बसे थे, वो चाहे किसी भी देश में हो, वो खलीफा का विशेष सम्मान करते थे। उसे अपना राजा, अपना सर्वोच्च धर्मगुरु या अपना दिशा दिखाने वाला मानते थे। ठीक है ना, मतलब उनके मन में या मुस्लिमों के मन में खलीफा का विशेष सम्मान होता था। खलीफा का जो राज था वो तुर्की में था, यानी कि तुर्की का जो राजा था वो खलीफा था। तुर्की जो है उसके एम्पायर को कहा जाता था ऑटोमन एम्पायर। कभी कभी किताबों में तुर्की के बजाय ऑटोमन एम्पायर भी लिखा रहता है। तो तुर्की का या ऑटोमन एम्पायर का जो राजा था या वहाँ का जो खलीफा था, वो इस युद्ध में अंग्रेज़ों के खिलाफ था। अब जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, हमें लगने लगा कि अंग्रेज़ जो हैं तुर्की को या तुर्की के और जो साथी उनको हरा देंगे, और ऐसे में एक अफवाह फैली भारत में कि जब अंग्रेज ये युद्ध जीत जाएंगे, तुर्की को हरा देंगे, तो खलीफा का, तुर्की का, ऑटोमन एम्पायर में जो ईरान, इराक, बगदाद में जो मुस्लिम प्रतीक हैं, मुस्लिम धर्म स्थल हैं, उनका
जो जो उनकी बेइज्जती या उनकी बेअदबी हो सकती है, या उनका अपमान किया जा सकता है। किसका? तुर्की के खलीफा का या ऑटोमन खलीफा का। इसके अलावा ईरान, इराक, बगदाद में जो धार्मिक स्थल हैं उनका अपमान हो सकता है। ऐसे में जो खास करके जो इंडियन मुस्लिम थे उनमें बेचैनी उभरने लगी। तो इंडियन मुस्लिम्स में सबसे पहले बम्बई के व्यापारियों ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। बम्बई के व्यापारियों ने कमेटी बनाई जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। ये सवाल भी आता है कि खिलाफत आंदोलन के दौरान सबसे पहले जो खिलाफत कमेटी बनी वो किसने बनाई और कहाँ बनाई? तो मुस्लिम के कुछ व्यापारी थे, उन्होंने सबसे पहले खिलाफत कमेटी बनाई थी। यहीं से चर्चा शुरू हुई कि हमें खलीफा की रक्षा करनी है। अब ये मुद्दा जो था वो गांधी जी के हाथ लग गया। उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता में और हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता में इस अवसर के रूप में देखा। क्योंकि अभी अंग्रेज़ क्या आरोप लगाते थे कांग्रेस पे कि कांग्रेस जो है केवल हिंदुओं की पार्टी है, और अगर कांग्रेस के नेतृत्व में स्वराज मिलता है तो इसमें मुस्लिमों को कोई भागीदारी ना मिलेगी। मुस्लिम लीग भी गाहे बगाहे यही प्रोपेगेंडा अपनाती थी कि साहब कांग्रेस तो केवल हिंदुओं की पार्टी है, मुस्लिमों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं हम करते हैं। लेकिन उस प्रोपेगेंडा के बाद भी बहुत सारे मुस्लिम जो राष्ट्रवादी नेता थे, जैसे मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, जिन्हें हम अली ब्रदर्स कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये लोग जो थे कांग्रेस में शामिल थे, गांधी जी के साथी भी थे ये। खैर आगे चलते हैं। अब 21 सितंबर सन 1919 को लखनऊ में पहली बार ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी। लखनऊ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। आगे बढ़ने से फिर बता दूं कि मुस्लिम अपना जो सर्वोच्च धर्मगुरु मानते थे वो खलीफा को मानते थे, और उस समय जो खलीफा था वो तुर्की या ऑटोमन एम्पायर का जो किंग था वो था। तो मुस्लिमों को लग रहा था कि युद्ध के बाद अंग्रेज़ जो हैं खलीफा का अपमान करेंगे। तो भारत में मुसलमानों ने खलीफा की रक्षा के लिए, इसके अलावा ऑटोमन एम्पायर में जो मुस्लिम धार्मिक प्रतीक हैं उनकी रक्षा के लिए एक मूवमेंट या एक मुहिम शुरू की, या अंग्रेज़ों पर दबाव डालना शुरू किया। उसी को भारत में खिलाफत आंदोलन या खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अभी कि पहली बार खिलाफत कमेटी बम्बई में वहाँ के मुस्लिम जो व्यापारी थे उन्होंने बनाई। उसके बाद ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो बनी पहली बार वो 21 सितंबर सन 1919 को लखनऊ में बनी। तय हुआ कि इसकी बैठक होगी। इसकी बैठक कहाँ होगी? इसकी बैठक हुई दिल्ली में। तय हुआ कि दिल्ली में इसकी बैठक हुई। दिल्ली में इसकी बैठक हुई 23 नवंबर सन 1919 को। और मज़े की बात यह है कि क्या मूवमेंट चल रही है? खिलाफत मूवमेंट। किसकी रक्षा के लिए? मुस्लिमों के धर्मगुरु के लिए की रक्षा के लिए, मुस्लिमों के जो तीर्थ स्थान हैं उनकी रक्षा के लिए ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बन रही है। खिलाफत मूवमेंट चल रहा है और इस मूवमेंट की अध्यक्षता किसको सौंपी जा रही है? गांधी जी को। तो जो लखनऊ में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी थी उसकी पहली बार दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक की जो अध्यक्षता की वो की महात्मा गांधी ने। मतलब ये अपने आप में एक बड़ा अजूबा था कि मुस्लिमों के लिए कोई प्रोटेस्ट हो रही है और उसका नेतृत्व कोई हिंदू यानी कि गांधी जी कर रहे हैं। खैर सिलसिला आगे बढ़ा की बैठक हुई। इस बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जो अली ब्रदर्स से आप जानते हैं मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। इसके बाद इलाहाबाद में मार्च 1920 में इलाहाबाद में खिलाफत के मसले को लेकर के हिंदुओं और मुसलमानों की ज्वाइंट बैठक हुई। उसमें मुस्लिम लीग के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे, ऐसे लोग भी उसमें शामिल थे जो किसी पार्टी में शामिल नहीं थे। उस बैठक में या इलाहाबाद में हिंदू मुसलमानों की जो ज्वाइंट बैठक हुई खिलाफत के प्रश्न पर, उसमें हिंदू मुसलमानों ने सब ने मिलकर के भाग लिया। और उसमें गांधी जी ने ये प्रस्ताव रखा कि खिलाफत की रक्षा के लिए और स्वराज को पाने के लिए, देखो दो उद्देश्य थे, स्वराज को पाने के लिए और खिलाफत की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, जिसका प्रस्ताव पास हो गया। तो इस तरह से गांधी जी ने जो खिलाफत की मांग थी उसके सहारे मुसलमानों को भी अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वराज की मांग से जोड़ दिया। या कह सकते हैं कि जो धार्मिक मसला था गांधी जी ने उसका उपयोग किया हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। यहीं पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि 1918 में मुस्लिम लीग का सेशन हुआ। मुस्लिम लीग का सेशन हुआ 1918 में। आपको पता होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस पार्टी जो फाइनली छोड़ी वो असहयोग आंदोलन के दौरान छोड़ी। इससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस का सदस्य भी था और मुस्लिम लीग का सदस्य भी था। मोहम्मद अली जिन्ना एकदम से दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थक नहीं बना, इससे पहले वो भी राष्ट्रवादी था। जिस तरह से मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या गांधी जी ये राष्ट्रवादी थे, वो भी राष्ट्रवाद की बात करता था। अभी वो अलगाव की बात नहीं कर रहा है। जब उसने असहयोग आंदोलन में कांग्रेस पार्टी छोड़ी, अगली किसी वीडियो में बताएंगे क्यों छोड़ी,
उसके बाद फिर उसने मुस्लिम लीग ज्वाइन की, फिर उसने दो राष्ट्र सिद्धांत या जो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है वो शुरू कर दी थी। तो मैं बता रहा था 1918 में मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी। उस बैठक में एम ए अंसारी, जानते हैं एम ए अंसारी, इनका पूरा नाम मोहम्मद अली अंसारी था, और जो आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हामिद अली अंसारी, ये उनके दादा हैं। एम ए अंसारी जो हैं आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति हामिद अली अंसारी के दादा थे। खैर, तो एम ए अंसारी ने मुस्लिम लीग के 1918 के सेशन में प्रस्ताव रखा कि हमें खलीफा की रक्षा के लिए एक मूवमेंट शुरू करनी चाहिए। लेकिन इस प्रस्ताव का मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। उसने कहा था नहीं भाई, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये विदेशी मामला है। कहने कई बार सवाल आता है कि मुस्लिम लीग की बैठक में खिलाफत के प्रस्ताव का विरोध किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। क्या कहकर किया? कि ये विदेशी मसला है, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। जिन्ना कोई मुस्लिम नहीं था भाई, वो नाम का मुस्लिम था, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना था। खैर, आगे चलते हैं। अब इस तरह से देखें कि इस दौर में खिलाफत और एसओ के मुद्दे पर, स्वराज के मुद्दे पर हिंदू और मुसलमानों में अभूतपूर्व एकता आई। ऐसी एकता भारत में पहली और आखिरी बार आई। हिंदू और मुसलमान पूरी तरह से एक हो गए और सभी राष्ट्रवाद की तरफ को चलने लगे। ऐसा मौका खिलाफत के विरोध के रूप में आया, गांधी जी के कर कमलों से आया और पहली बार आया। इसके बाद इतिहास में कभी ये इस तरह की एकता हमने नहीं देखी। इसका एक मिसाल ये है कि उस समय के हिंदूवादी नेता होते थे स्वामी श्रद्धानंद जी, और एकता इतनी बढ़ चढ़कर अब हावी हो चुकी थी हम लोगों पर, हमारे मन पर, कि स्वामी श्रद्धानंद ने जुमे की नमाज के दौरान दिल्ली की जामा मस्जिद से हिंदू और मुसलमानों को सभी को संबोधित किया था। स्वामी श्रद्धानंद ने जामा मस्जिद में से भाषण दिया था, जिसको हिंदू मुसलमानों ने सभी ने सुना था, और उन्होंने आह्वान किया था सभी से कि हमें खिलाफत की रक्षा भी करनी है, हमें स्वराज भी पाना है, इसलिए सभी ने मिलजुल करके अहिंसात्मक सहयोग करना है। तो इस तरह से खिलाफत मूवमेंट आगे बढ़ती जाएगी। अब खिलाफत मूवमेंट का बाद में क्या असर हुआ और खिलाफत के साथ साथ असहयोग आंदोलन किस तरह से चला, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।